जो आज पढ़ेगा वही कल तुम्हें पहचान देगा। जो आज पढ़ेगा वही कल तुम्हें पहचान देगा। न डर तुम एग्जाम से, ना डरो तुम एग्जाम से। डर केवल इस बात की होनी चाहिए कहीं मेहनत कम ना पड़ जाए। डर केवल इस बात की होनी चाहिए कि कहीं मेहनत कम ना पड़ जाए। तो क्लास 12 के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ हिस्ट्री का पार्ट 3। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके साथ साथ उसका जो फैक्ट है वो भी लेकर के आ चुका हूँ, ताकि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम में 30 में से 30 आना ही आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया था या कराया था वो सर्वप्रथम सबसे पहले किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने कराया था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दयाराम साहनी ने कराया था। अब फैक्ट देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, मैं पंजाब का हड़प्पा स्थल पर उत्खनन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो भी याद रखना, पंजाब के हड़प्पा स्थल पर उत्खनन हुआ था, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा। जिस सभ्यता को कौन सा नाम पड़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा। ठीक है, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। तो एक प्रश्न से कितना प्रश्न निकल के आता है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। ये जो किया गया था उत्खनन वो किस जगह पर पड़ता है, किस स्थान पर पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है, पंजाब के हड़प्पा स्थल में पड़ता है। ठीक है, जिससे किस कौन सी सभ्यता के नाम से जाना गया? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन सभ्यता में से कौन सी सभ्यता है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, अगर ये सब ये पॉइंट ये अगर 4 पॉइंट रखते हैं और ये 5 पॉइंट, तो एक प्रश्न से आपका 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? जो स्नानागार प्राप्त हुआ था महान, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका फैक्ट देखते हैं, महान स्नानागार सार्वजनिक उपयोग का जलाशय था। क्या था? सार्वजनिक उपयोग का जलाशय था, जिससे हड़प्पा वासी की स्वच्छता की आदत झलकती थी। जिससे क्या झलकता था? कि हड़प्पा वासी, हड़प्पा में रहने वाले लोगों की स्वच्छता की आदत झलकती थी। यह विश्व का सबसे पुराना जल संरचना स्थान माना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे पुराना जल संरचना स्थान किसे माना गया है? तो महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसका राजधानी जो था वो राजगिरा था। कहाँ था? राजगिरा। इसका फैक्ट है, मगध का राजनीतिक धार्मिक महत्व अत्यधिक था। बाद में पाटलिपुत्र इसके नई राजधानी बनी। बाद में इसका पाटलिपुत्र नई राजधानी बना। तो क्वेश्चन आएगा कि मगध साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ था? तो राजगिरा था। बाद में कहाँ बना? तो पाटलिपुत्र को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई थी? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी। ठीक है, इसका फैक्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? लाखों लोग मारे गए, जिससे अशोक को गहरा पछतावा हुआ था। कलिंग युद्ध में क्या हुआ था? लाखों लोग मारे गए थे, जिससे अशोक को क्या हुआ था? पछतावा हुआ था। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और करुणा का संदेश दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि अशोक ने कौन सी धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था।
अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति चलाई? धर्म नीति चलाई। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था। और अशोक ने कौन सी धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तो था इसका कौटिल्य। कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। फैक्ट क्या बता रहा है कि कौटिल्य जो है उसे चाणक्य भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में कौटिल्य नहीं रह करके चाणक्य रहता तो आप चाणक्य मान सकते हैं। ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री थे। चाणक्य कौन थे? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री थे। क्वेश्चन आएगा कि कौटिल्य कौन था या चाणक्य कौन था? तो ये मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त थे उसके मंत्री थे। अर्थशास्त्र, शासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था का महान ग्रंथ था। कौन? चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अल बरूनी ने भारत के विषय में कौन सा ग्रंथ लिखा था? अल बरूनी भारत के विषय में कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो उसका नाम है तहकीके हिंद। कौन सा लिखा था? तहकीके हिंद। फैक्ट देख लेते हैं। अल बरूनी गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। उसने भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म को विज्ञान अध्ययन किया। इसने क्या किया? अल बरूनी गजनी के साथ मोहम्मद के साथ भारत आया था। उसने भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म की विज्ञान का अध्ययन किया, पहले जाना, और उसके बाद क्या लिखा? किताब लिखा जिसका नाम क्या था? तहकीके हिंद। तहकीके हिंद। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईश्वर से प्रेम और भक्ति। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? ईश्वर से प्रेम और भक्ति। ठीक है, इसका फैक्ट देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने जाति प्रति और मूर्ति पूजा के बंधन तोड़कर समानता का संदेश दिया। उसने क्या किया? जाति प्रथा जो होता था, ठीक है, जाति पाति और मूर्ति पूजा के बंधन, ये सारा चीजों को तोड़ करके क्या दिया? समानता का संदेश दिया, समान का संदेश दिया। रामानुजाचार्य, कबीर और मीराबाई इसके प्रमुख प्रतीक थे, यानी कि ये लोग जो था इसके प्रमुख प्रतीक थे। ये था हमारा भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वो 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। इसका फैक्ट क्या? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ये दोनों भाई थे। इसकी राजधानी हम्पी दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र थी, और इसका जो राजधानी था वो कहाँ था? तो वो हम्पी था, जो दक्षिण भारत का क्या था? सांस्कृतिक केंद्र था। अकबर के दीवान कौन थे जिन्होंने राजस्व प्रणाली में सुधार किया था? तो अकबर के दीवान राजस्व टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। टोडरमल का फैक्ट है, टोडरमल ने 10 साला प्रणाली लागू की जो उपज के औसत पर आधारित था। जो किस पे आधारित था? उपज के औसत पर आधारित था। यह भारतीय इतिहास की पहली वैज्ञानिक कर प्रणाली थी। यह भारत की इतिहास की पहली वैज्ञानिक कर प्रणाली थी। ठीक है, अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार था? तो अकबर के दरबार में जो था वो अब्दुल फजल था। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर नामा और आईने अकबरी लिखा। क्वेश्चन आएगा कि अकबर नामा और आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा था। अबू फजल एक इतिहासकार था जो किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, इससे मुगल दरबार की प्रशासनिक प्रणाली थी जानकारी मिलती थी। इससे क्या मिलता है? मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल भारत का या पूरी दुनिया का 7वां अजूबा में आता है। 7 अजूबा में आता है ताजमहल। उसको किसने बनवाया था?
शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? फैक्ट देखते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। और मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया था, यानी कि शाहजहां की जो बेगम थी, है ना, कौन? मुमताज महल, उसकी याद में बनाया गया था क्या? ताजमहल। ठीक है। यह विश्व का सबसे सुंदर प्रेम प्रतीक माना जाता है। यह विश्व का क्या माना जाता है? सबसे सुंदर प्रेम प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश शासन के दौरान नील विद्रोह कब हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान नील विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के किसानों ने नील जबरन खेती के खिलाफ किया गया था। कौन किया था इसका खेती, मतलब आंदोलन? तो जो बंगाल का, है ना, बंगाल का किसान था, वो लोगों ने किया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उस लोगों से जबरन नील की खेती कराया जा रहा था। और नील की खेती जिस खेत में एक बार किया जाता है, उस खेत का जो उपजाऊ होता है वो मतलब समाप्त हो जाता है। उस पर फिर कृषि, कोई भी दूसरा कृषि उगाना सही नहीं होता। ठीक है, उगेगा ही नहीं, कुछ सालों तक उगेगा ही नहीं। इसलिए किसानों ने इसका विरोध किया था। यह भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, 1857 का विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, है ना, वो उसका क्या कारण था? तो करतूस में गाय सुअर की चर्बी लगाकर, क्या किया था? करतूस जो था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा दिया था, जिसके कारण हुआ था। फैक्ट, नई राइफल की करतूस में चर्बी होने के कारण या अफवाह से सैनिकों में विद्रोह भड़क उठा। यानी कि जो नई करतूस मिला था सैनिकों को, उसमें चर्बी होने का अफवाह से सैनिकों में विद्रोह भड़क उठा। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। और यहीं से भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जाफर द्वितीय कहाँ के सम्राट थे? तो ये दिल्ली का था। कहाँ का था? दिल्ली का था, याद रखना। फैक्ट, विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को भारत प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? भारत का प्रतीकात्मक नेता। विद्रोह असफल होने पर उन्हें रंगून निर्वासित किया गया था। और विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया, जिससे उसे कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून निर्वासित किया गया था। ये याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत में जब महात्मा गांधी आया और महात्मा गांधी ने जब पहला सत्याग्रह शुरू किया था, वो कहाँ किया था? तो वो हुआ था चंपारण में। कहाँ? बिहार का चंपारण में। जी, फैक्ट, 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने किसानों के नील उत्पीड़न, नील खेती में जो जबरन किया जा रहा था उसके खिलाफ, है ना, उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन चलाया था। यहीं से भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। यहीं से भारत में क्या हुआ? गांधी युग की शुरुआत हुई। और गांधी जी ने अपना सत्याग्रह यहीं से चालू किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, यह था आपका 15 प्रश्न। और 15 प्रश्न के साथ साथ उसका फैक्ट, जिसमें हर एक फैक्ट में, हर प्रश्न में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आया, जिससे आपको अगर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्रश्न इसमें आपको सीखने को मिला। ठीक है, सपने सच होने से पहले मेहनत का इम्तिहान होता है। सपने सच होने से पहले मेहनत का इम्तिहान होता है। और इस इम्तिहान में तुम जीतने वाले हो। और इस इम्तिहान में तुम जीतने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट। बस इसी तरह तैयारी करते रहें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को इस तरह से मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।